हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ टाइम पहले वो बकरियों का धंधा बहुत अच्छा चलता था। किसान साथी वो बकरियां बहुत अच्छे से पालते थे, पर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होने से, बकरियों की बीमारी मैनेजमेंट ये सब उनको जानकारी नहीं होने से आजकल क्या है कि रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो धंधा लोग छोड़ रहे हैं। और उसी पर आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि बकरियों के अंदर क्या कुछ रोग होता है और किस प्रकार है किसान साथी उससे निपट सकते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। जी मैं डॉक्टर गोपाराम, राजकीय पशु चिकित्सालय बटाड़ू में कार्यरत हूँ अभी। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर साहब बकरियों के बारे में आप जानकारी बताइए, क्या इसके अंदर रोग वगैरह लगती है। जी, बकरियों में और भेड़ों में जो मुख्य रोग है, बारिश के मौसम में जो अभी मुख्य रोग है वो फिड़किया रोग होता है। अच्छा जैसे पशुपालकों को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। ये रोग मुख्यतः भेड़ और बकरी दोनों में होता है। अच्छा। इसके प्रमुख लक्षण है जो खून वाली दस्त लगना, हाँ। और उसके बाद तुरंत बाद 1-2 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। इसके पशुपालकों को पता पड़ते-पड़ते ही कभी-कभी तो रात के टाइम पशु शाम के टाइम बाड़े में बाँधते हैं, और बिल्कुल। उसके बाद सुबह जब पशु देखते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल। ये इसका मुख्य लक्षण है, और एकदम अचानक ही मृत्यु हो जाती है फिड़किया रोग में। अच्छा। इसके बचने का जो एक ही मात्र उपाय है टीकाकरण, अच्छा। जो वर्षा ऋतु शुरू होने से उससे जस्ट पहले टीकाकरण समय पे करवाया जाए तो पशुपालकों को इस हानि से बचाया जा सकता है। अच्छा, जैसे जून में टीकाकरण हो इसका ना। जी, जून और जुलाई में टीकाकरण होता है अच्छा, इसका। किस उस टीके का नाम क्या है। ये एंटेरोटॉक्सिमिया करके टीका आता है, अच्छा। और उसकी 3 एमएल डोज़ होती है, अच्छा। और सब कट गर्दन में लगाना होता है, और ये हर महीने मई एंडिंग से शुरू हो जाता है, जून और जुलाई में टीका लगता अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है किसानों को। है। ये ज़्यादा नहीं, 150 एमएल 150 डोज़ की वाइल आती है, अच्छा। 250 से 300 रुपए तक इसकी अच्छा। एमआरपी पड़ेगी। पशुपालक खुद खरीद के घर पे भी ले जा सकता है, और वो और लगा सकता है अगर जो समझदार है वो। अच्छा, और कौन कौन से रोग अब बकरियों भेड़ों के अंदर होते हैं। उसके बाद जो मुख्यतः सर्दियों में रोग होता है, भेड़ माता करके रोग होता है, हाँ। जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में पीपीआर रोग कहते हैं। अच्छा। उसमें भी पशुओं में ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती है, मृत्यु दर कम होती है, बट उसमें पशुओं की ग्रोथ घट जाती है, और श्वास नली में इन्फेक्शन होता है मुख्यतः। अच्छा। दस्त लगने के साथ-साथ श्वास नली में इन्फेक्शन होता है, और फिर उसके बाद उसके नाक में और गले में पानी बहना शुरू हो जाता है। अच्छा। पशु खाना-पीना छोड़ देता है, फिर जब क्रोनिक स्थिति में चला जाता है तो कई बार उसमें पशु की मृत्यु भी हो मृत्यु हो जाती है। जाती है। जैसे ये संक्रामक रोग होते हैं। जी, ये पीपीआर जो होता है मुख्यतः भेड़ माता या बकरी माता, ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है। अच्छा। एक बार एक पशु में हो जाता है तो बाड़े पूरे में इन्फेक्शन फैल जाता है। अच्छा, तो किसान साथियों को जैसे इसका पता चले तो इनको अलग रखना चाहिए इन इनको बड़ों अलग रखना चाहिए, और इनके चारे और पानी की व्यवस्था अलग करनी को चाहिए। अलग करनी चाहिए। और मुख्यतः किसान जो बकरियों का मैनेजमेंट किस प्रकार से करे, जैसे चारा पानी है वो बकरियों को कितना चाहिए, भेड़ों को कितना चाहिए। चारे पानी के बकरियों की व्यवस्था की बात की जाए तो जो बकरियाँ दूध देती है, अच्छा। उनको थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट खिलाने की किसान भाइयों से अपील है। तो उससे क्या है कि बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी हो, अगर दूध प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो बच्चा पैदा हो वो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अच्छा। दूसरा जो सबसे मुख्य मैनेजमेंट की बात करो तो वो है डीवॉर्मिंग। अच्छा। वो डीवॉर्मिंग का जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग समय-समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये डीवॉर्मिंग की बात की जाए तो हर 3 महीने में एक बार पशुओं को करवाना चाहिए, चाहे अच्छा। भेड़ हो, चाहे बकरी हो। अच्छा। इसके लिए अलग-अलग दवाई आती है। पिलाने की बात करें तो अल्बेंडाज़ोल आती है, और ऑक्सीक्लोज़ोनाइड्स आती है, लेवामिसोल्स आती है, और जो टैबलेट फॉर्म में आती है वो फेनबेंडाज़ोल की आती है, 150 मिलीग्राम की टैबलेट। वो पशुओं को हर 3 महीने में 1 टैबलेट देना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब हम बात करें, कोई बकरी जब जाती है तो उसको क्या उसका ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो कुछ खा लेती है ब्याने के बाद और कुछ प्रॉब्लम हो जी, जी। जाती है तो जी, जी। उसका कैसे निवारण करें। सबसे पहले तो जब भी पशु निकटतम पार्चुरेशन का टाइम पूरा हो जाता है, उस टाइम पशुपालक को ध्यान रखनी चाहिए कि उसके अभी पार्चुरेशन के लक्षण दिखाई दे तो उस टाइम उसको अलग कर देना चाहिए, एक दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा। जो नॉर्मल पशु है उनसे दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की केयर करनी चाहिए। अच्छा। उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, और उसके अगर मुँह में और नाक में अगर जो पानी वगैरह बह रहा है उसको साफ करके उसमें एक बार श्वास भरनी चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद बच्चा नॉर्मल साँस लेना स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो उसको उसके माता के पास ही रखना चाहिए, अच्छा। ताकि उसको माता वाले पशु को आराम से चाट-पीट करके आराम से लक्षण उसमें पैदा हो सके। अच्छा। और उसके बाद उसको ब्याने के तुरंत बाद उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए।
जो अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ। क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है वही उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो अच्छा। रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कोलेस्ट्रम के द्वारा आती है। अच्छा। तो ब्याने के तुरंत बाद 24 घंटे तक उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। अच्छा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है जब भी भेड़ या बकरी में पार्चुरेशन होता है तो। अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब पहले तो हम जब भेड़ रखते थे या बकरी रखते थे तो अपने एक ही होती थी कि ये अपनी देसी बकरी है, ये अपनी देसी भेड़ है। जी, जी। तो अभी जैसे आप बताओ कि किसान साथियों को कौन कौन सी बकरियां वो रखनी चाहिए, कौन सी भेड़ रखनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है? अभी देखो जो नस्ल की बात की जाए तो वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखे तो, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे हम इधर मारवाड़ रीजन की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर, यहाँ पे तापमान वगैरह ज़्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अपने को बकरी की नस्ल कौन सी रखनी। अपन कोई मान लो बाहर की एक्जोटिक नस्ल ला के यहाँ रख ले और वो गर्मी में सूट नहीं करे तो अच्छा। फिर अपना ये पशुपालक भाई का, किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। इससे अच्छा है कि जो एरिया वाइज जो नस्ल सूट करती है हाँ, हाँ, वो रखे, तो उससे अपने को भी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बिल्कुल, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी पशुओं में अच्छी बढ़ेगी। रहेगी। तो ये किसान साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई कि जब भी आप कोई बकरी लेते हो तो ये सबसे पहले चेक ज़रूर करना चाहिए कि क्या उसका ये वातावरण सूट कर पाएगा। जी, और जैसे हम बात करें कि डॉक्टर साहब सिरोही नस्ल है वो अपने यहाँ पे जी, खूब हो रही है, जी, तो उससे किसानों को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर कोई सिरोही नस्ल लाता है तो? जी। सिरोही नस्ल का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि उसमें किडिंग रेट ज़्यादा होती है, बच्चे अच्छा। ज़्यादा पैदा होते हैं। अच्छा। और दूसरी है कि ये मारवाड़ रीजन में अपने सूट करती है। सिरोही में ये इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो हाँ। सिरोही है और वो मारवाड़ रीजन में, पूरे मारवाड़ रीजन में ये इसका वातावरण अनुकूलित है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ के जो किसान हैं, पशुपालक भाई हैं, उनके लिए सिरोही नस्ल बहुत अच्छी लाभदायक साबित होती अच्छा, है। इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है? हाइट भी ज़्यादा होती है और इसका बॉडी ग्रोथ भी अच्छा होता है। अच्छा। तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके बेचने की उम्र में भी बहुत अच्छा वेट गेन कर वेट लेते हैं। गेन हो जाता वेट है। गेन हो जाता है उनके। और जैसे डॉक्टर साहब हम बात ही रहे कि वेट गेन के लिए हमें पशुओं को कौन कौन सा वो दाना वगैरह डालना चाहिए? जी, जी। वो सबसे ज़रूरी है पशुओं में। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले जैसे कोलेस्ट्रम फीडिंग कराई, बिल्कुल, उसको उसके बाद 3 महीने तक माता के दूध पे तो निर्भर रखना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो कि बच्चा पैदा हुआ, अपन ने महीना भर उसको दूध पिलाया और उसके बाद अपन अपने घर के दूध के उपयोग के लिए बकरी का दूध तो निकाल देते हाँ, और हाँ। बच्चे को दूध नहीं देते, अच्छा। तो उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हाँ। तो 0 से 2 से 3 दिन तक कोलेस्ट्रम फीडिंग करवाएँ, उसके बाद उसको 90 दिन तक उसको मिल्क फीडिंग ज़रूर करवाएँ अच्छा। और 10-15 दिन के बाद उसको जो ग्रीन चारा होता है हाँ, हाँ। वो खिलाना शुरू कर, जिसको हम क्रीप फीडिंग बोलते अच्छा। हैं नॉर्मली हाँ। डॉक्टरी भाषा में क्रीप फीडिंग बोलते हैं। अच्छा। 15 दिन के बाद उसको क्रीप फीडिंग ज़रूर शुरू करवाएं, धीरे-धीरे उसकी मात्रा बढ़ाती जाए। अच्छा। ऐसे नहीं है कि आज शुरू कर दिया क्रीप फीडिंग और शाम को अपन ने दूध बंद कर दिया, ऐसा अच्छा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध भी साथ में देना है और साथ में हरा चारा भी देना है और जैसे-जैसे हरा चारा अच्छे से खाना शुरू कर ले उसके बाद उसको कॉन्सन्ट्रेट देना, दाने अच्छा। देने, जैसे गेहूँ देना या बाजरे के देने। बाजरे तो देने। वो साथ-साथ देना है, ऐसा नहीं एक दिन में भी ज़्यादा नहीं देना है हाँ। और ऐसा नहीं महीने भर दे दिया फिर बंद कर दिया तो वो भी नहीं देना है। आपको एकदम रेगुलर धीरे-धीरे चालू रेगुलरली रखना है। इंक्रीमेंट करना है। तो बिल्कुल। उसके बाद एकदम वो 90 दिन के बाद इतनी मात्रा खाने शुरू कर लेता है कि वो अपना बॉडी ग्रोथ अच्छा कर लेता है। अच्छा। जैसे अभी हम बात करें कि आपकी बाड़मेर में पोस्टिंग है, तो यहाँ पे अभी किसान है वो पशुपालन कर रहे हैं, जी, जी। बकरी की भी कर रहे हैं, भेड़ की भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में किसान जी, बकरी पालन कर रहे हैं। जी। तो उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं अभी आपके अंडर में? जी, सरकार की जो मुख्य केंद्र सरकार की एक योजना चलती है राष्ट्रीय पशुधन मिशन करके। अच्छा। उसके अंतर्गत जो भेड़ पालन और बकरी पालन बहुत सारी उसमें जो डिविजनल कर रखे, बट जो अपने यहाँ रीजन की बात की जाए तो भेड़ पालन और बकरी पालन पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी योजना प्रोवाइड करती है। अच्छा। और यहाँ हमारे जो बाटाड़ू तहसील पड़ती है उसमें हमारे एक प्रगतिशील किसान है देवाराम जी, अच्छा। उनका झाक में बहुत अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंडर में चल रहा है अच्छा। और बहुत अच्छा अभी फार्म बना रखा, IG एग्रो एंड गोट फार्म करके चल रहा है हाँ। और उन्होंने इसी योजना का लाभ लेते हुए आज उनका बहुत अच्छा बकरी फार्म चल रहा है। अच्छा, तो इससे है जो किसान साथी बहुत, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। सरकार भी सहयोग करती है और किसान भाइयों के लिए अच्छी इनकम का सोर्स भी हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी हम बात करें कि कोई आजकल क्या है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डॉक्टर साहब, तो जो किसान के बच्चे हैं वो अब बेरोजगार भी बैठे हैं और उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, तो ये इनके लिए एक बहुत अच्छा रोज़गार भी उपलब्ध हो सकता है अगर बकरियों के ऊपर वो सही ध्यान दे। क्योंकि इसमें क्या है कि पहले तो किसान साथी पहले सीधा करते थे, उसमें ज़्यादा मुनाफा भी नहीं था, और आजकल क्या है कि इस धंधे के अंदर मुनाफा है तो इसके अंदर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई पढ़ा लिखा किसान इसके अंदर कोई घुसता है तो इसको इसका फल अच्छा मिलता है, जी, कमाई जी। तो इसके अंदर है मतलब। जी,
बहुत अच्छी इनकम है, इनकम सोर्स है आज के टाइम में। खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े जुड़े हैं। हुए हैं। जुड़े हुए हैं। तो उसको देखते हुए सरकार ने भी ये स्कीम अच्छी निकाली है, और जो खेती करते हैं उनको ये पशुपालन से जुड़ने के लिए एनएलएम से जुड़े। अच्छा। मेरा तो यही सभी जो किसान भाई हैं उनसे निवेदन है, हाँ। और इस योजना का लाभ ले तो उनके इनकम अच्छा सोर्स हो सकता उनके लिए अच्छा फ़ायदा है। है। जी। तो किसान साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही एग्रीकल्चर से जुड़े वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।